dear students, I am Mudita and you are joining your favorite one and only Mudita IS Warrior. So class 10, this is your assessment worksheet number 2. ये वर्कशीट आपको 5 अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी. जैसे कि आप लोग फैमिलियर हो चुके हैं कि फर्स्ट वीक में आपको 20 मार्क की असेसमेंट दी जाएगी एंड थर्ड वीक में आपको 10 मार्क की MCQ वाली असेसमेंट दी जाएगी. आई होप आपको स्कूल से बता दिया गया होगा कि आपको इन्हें A4 साइज शीट्स पे और एक डिफरेंट कॉपी में करना है या A4 साइज शीट्स पे करना है. सो इट हैज़ बीन डिवाइड इनटू 2 सेक्शन. आज की असेसमेंट आपको 2 सेक्शन में डिवाइड की गई है, जहाँ पे सेक्शन 1 आपका MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे. 1 मार्क का हर क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन यानी 5 into 1 5 मार्क. एंड सेक्शन 2 कंटेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क फॉर ईच. 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 में मिलेंगे. 3 into 5 कितना हो गया? 5 3 15, 15 plus 5 20. सो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है. ओके, सो सेक्शन 1 की हम बात करते हैं. रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए. बोल रहा है यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, copper, carbon, nitrogen, oxygen, etc. They can be classified as metal and non-metal on the basis of their chemical and physical property. ये कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं. इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है. आप कैसे कैटेगराइज करते हो? मेटल एंड नॉन मेटल की फॉर्म में हम कैटेगराइज करते हैं. क्यों? हमने इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वैलेंसी पढ़ी है, एटॉमिक नंबर पढ़ा है और सिम्बल्स पढ़ा है. आगे देख लेते हैं. As you all know that metal are always solid. आप ये सब जानते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है as you know, you all know. आप सभी जानते हैं कि मेटल बेसिकली अकर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? सॉलिड. एक्सेप्ट मरकरी. केवल जो मरकरी है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मरकरी हमारा मेटल है बट वो एक्सेप्शन केस है. एक्सेप्शन कहते हैं ना, ये चीज़ भाई एक्सेप्शन है. ऐसा आमतौर पे होता नहीं है पर ये है. मेटल हमारे सॉलिड्स होते हैं बट मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे. सेकेंड थिंग, इसके अलावा आपको बोल रहा है हार्ड. मेटल हमेशा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं थोड़े से. लेकिन पोटेशियम और सोडियम हमारे ऐसे मेटल हैं जो मेटल हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, एक्सेप्शन केस भी आपको दे रखा है. इसके बाद सोनोरस. सोनोरस मतलब उनमें खनक की आवाज़ होती है, जैसे कि आप घंटी बजाते हो, कॉइन बजाते हो, खन की आवाज़ होती है. एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम हमारे मेटल होते हैं लेकिन इनमें सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती. लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट लेड. लस्टरस होते हैं मेटल लेकिन हमारा लेड एक मेटल है लेकिन वो कैसा है? लस्टरस नहीं होता. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट ये गुड कंडक्टर होता है. इसके बाद मैलिएबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट. ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी हमने पढ़ी है. मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो जब आप हैमर से इस पे स्ट्राइक करते हो. डक्टिलिटी का मतलब होता है यू कैन कन्वर्ट अ मेटल इनटू अ वायर. आप मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है. आई होप आपने ध्यान से इस चीज़ को पढ़ लिया. अब आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 1 मार्क का सारे क्वेश्चन है. ये 1 to लेके 5 आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है. मरकरी इज अ मेटल विच इज डैश एट रूम टेम्परेचर. ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. सो करेक्ट ऑप्शन मैंने ऊपर पढ़ाया, आप लोग को पहले से भी पता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी लिक्विड. मरकरी इज मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो लिक्विड क्यों? ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन. जो हमारा मरकरी होता है उसमें हाई सरफेस टेंशन होता है, दैट्स वाई लिक्विड होता है. सेकेंड है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज टू मेकिंग बेल्स एंड रिंग्स. स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वॉलेन. सो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके आप बनाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, वॉलेन? मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है? सोनोरस, मैलिएबिलिटी, डक्टाइल या कंडक्टिविटी. सो गाइज यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन होगा? ए इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि सोनोरस जो प्रॉपर्टी होती है उसमें खनक की आवाज़ होती है. ठीक है, तभी तो आप सितार बजाते हो तो वो बजता है, और जो बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, उसमें बजता है. अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट की, किसी और प्रोडक्ट की बना दोगे, नॉन मेटल का बना दोगे, तो उसमें ये खनक की आवाज़ तो होगी ही नहीं. ठीक है, तो हम सोनोरस की वजह से, यानी ए इज द करेक्ट आंसर. थर्ड है अ मेटल एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ.
आपके पास मेटल है जिसको आप नाइफ से, चाकू से काट सकते हो, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कैन नॉट बी केप्ट इन एयर, आप एयर में से ओपन नहीं रख सकते, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है। सो थर्ड का क्या होगा, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम। सो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम। सोडियम हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आपने एयर में से ओपनली रख दिया तो आग लग सकती है, इट कैचेस फायर, बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, हमेशा इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो सोडियम इज द करेक्ट आंसर, ये जो एक्स है वो सोडियम है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद 4 है, एल्युमिनियम इज यूज टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आप एल्युमिनियम के यूटेंसिल बनाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सोनोरस, डक्टिलिटी और हार्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए सोनोरस वाली प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, बर्तन में आप आवाज के लिए तो बनाते नहीं हो, डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट तो करना नहीं होता है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसमें थर्मल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, एक तो गुड कंडक्टर और सेकंड थिंग हार्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमें कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी, लाइट वेट होता है, मेलिएबिलिटी के कारण, इन सब प्रॉपर्टी के कारण हार्ड होता है, इसके लिए हम यूटेंसिल बनाते हैं, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन इज अ, नाइट्रोजन क्या है, मेटल, नॉन मॉर्टल, मेटेलॉइड, नाइदर मेटल, नॉन मेटल। सो इसका सही ऑप्शन क्या होगा भाई, नॉन मेटल। क्यों है नॉन मेटल, नाइट्रोजन का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एटॉमिक नंबर से भी बता दूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो ये हमारा कैसे होता है, 2 5, आउटर मोस्ट सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए, 8 फुल करने के लिए 3 चाहिए, दैट मीन जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन मेटल होता है। सो इसको रिक्वायरमेंट है, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है, इसको 3 और मिलेगा तो ये अपना फुल कर पाएगा। नाइट्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल। सो एक बार मैं आपको फिर से 1 से 5 के आंसर बता देती हूँ, 1 का बी है, 2 का ए है, 3 का डी है, ठीक है, 1 is B, second is A, 3 is B, 4 is D and 5 is B. Okay, is that clear? ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा लिक्विड था, सेकंड का हमारा A, दैट मीन्स सोनोरस, थर्ड का हमारा B, दैट मीन्स सोडियम, फोर्थ का हमारा था D एंड फिफ्थ का हमारा था नॉन मेटल यानी कि बी। तो ये आपके 1 से लेके 5 तक हो गए। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके 3 मार्क के हैं। तो ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी हमारा जो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम करेंगे। ये भी आपका 3 मार्क का है, ये भी आपका 3 मार्क का है, ये भी आपका 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे पीपीटी पे। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है, इट इज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल्स। हमारा जो पेंसिल का शार्पनर होता है, जिसे आप पेंसिल को शार्प करते हो, वो बोथ एंड मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है ऑफ अ मैग्नेट वाइल इट्स बॉडी इज नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। बट जो देखिए हमारा शार्पनर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका कुछ मेटल लगा होता है जहाँ पे आप शार्प करते हो, इसकी जो बॉडी बनी होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। और जब आप मैग्नेट लेके जाओगे तो यहाँ पे ये जो मेटल लगा है ये मैग्नेट के पोल्स को अट्रैक्ट करता है, बट इसकी जो बॉडी है वो अट्रैक्ट नहीं करती। नेम द मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक इट्स पार्ट। कौन से पार्ट को यूज करके इसके बॉडी के पार्ट्स को बनाया जाता है शार्पनर के, और ये क्यों अट्रैक्ट करता है। सो इसका आंसर आपको देना है। सो देखिए, द ब्लेड ऑफ शार्पनर इज मेड अप ऑफ आयरन। जो हमारा शार्पनर है इसकी जो ब्लेड बनी होती है वो आयरन की बनी होती है। और आपको पता है कि आयरन, निकल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं। ये हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट ऑल्दो बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक।
बट जो शार्पनर की बॉडी बनी होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, दैट्स वाई इट्स बॉडी डज नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। इसीलिए जो इसकी बॉडी है वो अट्रैक्ट नहीं करती, और जो इसका हमारा मेटल लगा हुआ है वो इसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो आयरन से बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन कलर से इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है मैग्नेटिक मटेरियल वर्ड। तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवार्ड्स मैग्नेट, वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ, हमारा जो मैग्नेट होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो भैया शार्पनर इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसमें मेटल लगा हुआ है, आयरन, और बॉडी प्लास्टिक की बनी है, तो प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका आंसर नंबर 6 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैग्नेट हैज 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, स्टेट। आपको बताना है इट हैज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा ए बी सी, 3 दे रखा है और तीनों में आपको बताना है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। तो देखिए अगर नॉर्थ और नॉर्थ आप लाओगे तो कैसा होगा? रिपल्शन होगा, एक दूसरे को धक्का देगा। साउथ साउथ तो रिपल्शन होगा, और नॉर्थ साउथ होगा तो अट्रैक्शन होगा। इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, ऐसा क्यों होता है। आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ, यहाँ पे क्या होगा? साउथ। ओके, यहाँ पे हमने रखा साउथ, यहाँ पे रखा नॉर्थ। अब देखिए साउथ और साउथ को हम पास लाए, अब ये एक दूसरे को धक्का दे रहा है, क्यों दे रहा है? तो आपको मैंने बताया था कि हर मैग्नेट का अपना फील्ड होता है, फील्ड लाइंस होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ पे जो इसकी फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में मर्ज होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में मर्ज होंगी। इसी तरीके से इस मैग्नेट का होगा। तो जब आप इस तरीके से लाओगे तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को धक्का देंगी, अपोज करेंगी। इसकी फील्ड लाइन एक दूसरे को अपोज कर रही है, इसलिए ये कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। लेकिन जब आप अपोजिट पोल्स को साथ में लाओगे, अपोजिट पोल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ। अब क्या होगा? नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन होगा जब अपोजिट पोल्स होंगे, फील्ड लाइन इन्हें क्रॉस नहीं करेंगी। सो देखिए इस कारण से ये रिपल्सिव और अट्रैक्शन होता है। तो जब भी लाइक पोल्स आएंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक पोल आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। ये हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा क्या बनता है? मैग्नेट बनता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। हाउ इट्स स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ कैसे बदली जा सकती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम मैं थोड़ा सा बता दूं। हमारे पास कोई मेटल है, ये है हमारे पास मेटल, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? कॉइल लपेट देते हैं, मेटल की वायर लपेट देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये है इसके ऊपर हमने कॉइल लपेट दी, और इस कॉइल को हम कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इसके अंदर हमने जिसमें इसे रैप किया है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूप। जो ये आप तार यूज कर रहे हो उसमें जितने ज्यादा लूप बढ़ाओगे उतना ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट एंड द वायर अराउंड कोर बाय इंक्रीजिंग करंट और वोल्टेज। दूसरा, करंट और वोल्टेज बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा ये स्ट्रांग बनेगा। तो दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लूप्स पे और करंट पे। तो ये आपका आंसर नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। अ बार मैग्नेट हैज 2 मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड आर इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपके पास एक मैग्नेट है, आपको ये नहीं पता कि इसका नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको ये मैग्नेट दे दिया, ये ब्लैंक है, ये नहीं पता कि भाई ये नॉर्थ है या ये नॉर्थ है, ये साउथ है या ये साउथ है। तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसका नॉर्थ क्या कौन सा है, साउथ कौन सा है? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको एक लेना है स्ट्रिंग, एक धागे को लीजिए, उसमें मैग्नेट को बांध दो इस तरीके से, और जब आप इस धागे को फ्रीली छोड़ दो तो जब भी ये रुकेगा तो इस नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा। आपको अपने घर में तो पता होगा सूरज कहाँ से निकलता है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने घर की डायरेक्शन पता है। अब आपने धागे में बांध के जब भी मैग्नेट को लटकाया तो जब वो रुकेगा ना, फ्री पोजीशन में आएगा, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की पोजीशन में आएगा। तो जो आपके घर का नॉर्थ है, जहाँ पे वो नॉर्थ की तरफ जो फेस आ रहा है वो उसका नॉर्थ हो जाएगा मैग्नेट का, जो फेस साउथ की तरफ आ रहा है वो उसका साउथ हो जाएगा। We can find the poles of bar magnet by suspending it freely by string। धागे से बांध के उसे फ्रीली सस्पेंड करो।
अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट, जब भी रेस्ट पे आएगा तो वो नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन करता है. द नॉर्थ फेसिंग एंड विद मैग्नेट इट्स नॉर्थ पोल एंड द साउथ फेसिंग एंड विद इट्स साउथ पोल. जहाँ पे नॉर्थ पे होगा वो उसका नॉर्थ पोल है, जो साउथ की तरफ फेस करेगा वो उसका साउथ पोल है. और इस तरीके से कोई भी अगर आप किसी जगह पे पहुंच गए हो, वहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, तो भी आप दिशा का पता लगा सकते हो डायरेक्शन का विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है. आई होप क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन, अगर हम मैग्नेट को तोड़ देते हैं, आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे पास जो इतना पीस बचा तो इसके पास क्या सिर्फ नॉर्थ रहेगा, क्या होगा उस मैग्नेट के साथ, उस तो देखिए उसके साथ क्या होगा. द न्यू मैग्नेट फॉर्म विल हैव टू पोल्स, जो नया आपने तोड़ दिया, ये नॉर्थ था ये साउथ था, आपने ब्रेक कर दिया, तो जो नया बना इसके पास भी नॉर्थ एंड साउथ होगा. इसको भी ब्रेक कर दो ना तो भी आपके पास नॉर्थ एंड साउथ होगा. आप कितना भी ब्रेक कर दो, एक चूरा भी बचेगा ना मैग्नेट का, उसके भी दो पोल होंगे. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए. इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीस द न्यू मैग्नेट फॉर्म विल हैव टू पोल्स, जो नया मैग्नेट बनेगा उसके भी दो पोल्स होंगे. वाई? बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाईपोल होता है. डाईपोल मतलब हमेशा इसके दो पोल होंगे. आप इसका चूरन भी बना दो ना तो उस चूरन का जो कण होगा उसके भी दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, कभी भी इसका सिंगल पोल नहीं होगा. सो इफ वी डू द ब्रेकिंग प्रोसेस रिपीटेडली देन वी विल एंड अप विद पीस हैविंग अनलाइक पोल्स, हमेशा उसके अनलाइक दो पोल रहेंगे चाहे आप उसे कितनी बार भी ब्रेक कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि वो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा डाईपोल में एग्जिस्ट करता है हमारा बार मैग्नेट. सो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर 10 क्वेश्चन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड ज्वाइन टेलीग्राम इफ यू वांट PDF ऑफ ऑल वीडियोस.